द हिंदू डिस्कशन की ये सेकंड पोर्शन है, क्योंकि पहला पोर्शन जो था वो बीच में टर्मिनेट हो गया था, तो उसी को कंटिन्यू करूंगा और बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। अब दूसरा पार्ट जो है द हिंदू का, ये आज का मतलब आज का नहीं, 24 सितंबर का, तो मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से आज की डेट में हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो संविधान के अंदर कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने कहां से ले रखी है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था इसमें ऑलरेडी कि ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया है, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। पहली वीडियो देखना अगर सेकंड वीडियो समझना चाहते हो ढंग से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया मैंने बता दिया आप लोगों को, आयरलैंड से क्या क्या लिया मैंने बता दिया, यूनाइटेड स्टेट से क्या क्या लिया मैंने बता दिया, कनाडा से क्या क्या लिया मैंने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या ले रहे हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कॉन्करेंट लिस्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में आप लोगों से बात करता जब वीडियो टर्मिनेट हुई, तो ज्वाइंट सिटिंग हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और आर्टिकल कौन से के अंदर आती है, तो याद रखना आर्टिकल, ये रखना आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में प्रोविजन किया गया है। ज्वाइंट सिटिंग में पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा एक साथ में बैठकर यहां पर बेसिकली मुद्दे को पास करती है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहां से लिया गया है, याद रखना ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। यूएसएसआर के बारे में बात करें, जिसको आज के डेट में आप लोग रसिया बोलते हैं, तो उससे हमने क्या लिया, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा लिया, ये याद रखना। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूंगा। तो यहां से हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी ली है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है, यूएसएसआर से ली है। क्या हमारे संविधान में ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटी थी, बिल्कुल नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान में 1976 में। तो 1976 में जो 42nd, एक मिनट क्या हो रहा है, कर्सर में कोई दिक्कत है, ठीक है, अब देखिए, हाँ अब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 1976 में। जब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो उस टाइम पर सीधा सीधा मुद्दा यह है कि जब पार्ट 4 के अंदर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 4 क्या है, यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। इसी में पार्ट 4 में ए ऐड कर दिया, यहाँ पर पार्ट 4 में ए ऐड कर दिया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को पार्ट 4 में देखने को मिलेगी। और डीपीएसपी में आप लोगों को पता है, जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीनों बता देता हूं, एक बार सुन लेना। पार्ट 3 हमारी कंट्री में क्या है, ये है बेसिकली फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 4 में आप लोग आते हैं डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को डीपीएसपी देखने को मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से पार्ट 4 के ए के बारे में। तो पार्ट 4 का ए किसके बारे में बात करता है, तो ये बेसिकली बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट 4 के ए में है, तो किस आर्टिकल में, तो 51 जो है ना, यहां पर इसी के 51 के अंदर ये ए ऐड कर दिया। इसमें बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी यहां पर रखी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट आप लोगों को हक देते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर कोई आप लोगों के जो फंडामेंटल राइट, सॉरी फंडामेंटल राइट आप लोगों को हक देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई आप लोगों को एक तरीके से देश में कहीं घूमने से नहीं रोक सकता है, अपना खुद का रिलीजन आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, वो हक देता है। अगर कोई रोकता है तो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 का साथ लेकर आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इसीलिए हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूछे आप लोगों से किसको बोला जाता है, तो आर्टिकल 32 को बोला जाता है संविधान के अंदर में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये बातें बोली गई थी। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां से निकल के आता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर आप लोग बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा स्पाइडरमैन मूवी का, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब इतनी फंडामेंटल ड्यूटी की पावर आप लोगों को दे दी है, तो अब आप लोगों की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना देश के लिए। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए आप लोगों को यहां पर आर्टिकल ये 51 ए लाया गया। इसमें बोला गया कि अब आप लोगों के हाथ में ये तो पावर थी, अब आप लोग कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है देश के लिए, तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई हमारे देश के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटी जो है यहां पर ये आप लोगों के सामने निकल कर आती है। और यूएसएसआर से इंस्पायर होकर हम लोगों ने अपने संविधान के अंदर ये फंडामेंटल ड्यूटी रही। क्या डायरेक्ट आ गई अपना आप ही मजे मजे में आ गई, नहीं भाई साहब, एक कमेटी बनाई गई थी, याद रखेंगे ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह, तो ट्रिपल एस है, वैसे एसएससी नहीं है, ट्रिपल एस है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो ये कमेटी बनाई गई थी यहाँ पर 1976 में यहाँ पर। और उस टाइम पर कौन थी यहाँ पर देश की प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी जी थी। तो देश में इमरजेंसी लगी हुई थी 75 से लेकर 77 तक, ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था थी यहाँ पर। तो उस टाइम पर स्वर्ण सिंह कमेटी लगाई, बोला गया कि लोगों को कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि देश के बारे में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तब यहाँ पर संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ऐड की गई। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो ऐड की गई संविधान में, अगर स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछे कितनी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो टोटल मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ऐड की गई थी। पर लेकिन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तक ही काम नहीं चला। इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बताने जा रहा हूं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आगे चलकर और फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। 10 के अलावा क्या थी यहां पर, एक नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई यहां पर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया था 2002 में। ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी बनाएगी कि बच्चों को, उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के पेरेंट्स की ड्यूटी भी है, समझना थोड़ा सा यहां पर।
इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपोर्टेंट मुद्दा यह है कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया बच्चों का आर्टिकल 21 में कि हाँ बच्चों को फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन ले सकता है, पर लेकिन पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए। तो उनको ड्यूटी में डाल दिया यहां पर कि पेरेंट्स को ड्यूटी में यहां पर बेसिकली रखना है कि बच्चों को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उनकी ड्यूटी बना दी गई यहां पर ये बेसिकली कि उनको बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, यानी कि बच्चों का हक और पेरेंट्स की ड्यूटी यहां पर ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड की गई। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया यहां पर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, और फंडामेंटल ड्यूटी में 11th ड्यूटी ऐड की गई यहां पर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट पर। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता दिया। अब यूएसआर से और क्या लिया गया, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो याद रखना है यूएसआर से हम लोगों ने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आप लोग जस्टिस की बात करते हैं, जो प्रियम्बल में आप लोगों ने देखा होगा अगर ध्यान से, तो 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, एक तो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीनों जस्टिस हम लोगों ने कहां से लिए हैं? ये हम लोगों ने यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, ये इसके बारे में याद रखिएगा। ये क्वेश्चन तक पूछा गया है कि प्रियम्बल के अंदर कितने तरीके के जस्टिस हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इतनी जल्दी पूछे जाते हैं और आप लोग बोलते हैं यार पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन। तो इसलिए हमेशा इन चीजों के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कभी क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर फ्रांस से हम लोगों ने क्या है, फ्रांस से हम लोगों ने रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया है, और इसी के साथ में फ्रांस से ही हम लोगों ने लिया है यहां पर लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, यानी कि अगर संविधान के अंदर अगर आप लोग बात करिए तो हमारे प्रियम्बल के अंदर भी इसको ऐड किया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। तो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो फर्टिनिटी, भाईचारे के बारे में बात करते हैं, लिबर्टी और इक्वलिटी के बारे में और रिपब्लिक के बारे में, ये यहां पर फ्रांस से ही हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, वहां पर इन सब चीजों की मांग की गई थी, तो हम लोगों को भी लगा कि हमारे लिए ये सारी चीजें हो जानी चाहिए हमारे देश के अंदर भी। इंपॉर्टेंट बात, हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि आज की डेट में आप लोग कई बार पढ़ते हैं कि इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है। तो इमरजेंसी कब से कब तक रही? तो 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी रही। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किससे लिया था? तो याद रखिएगा जर्मनी से लिया था, और जर्मनी में जो था वो हिटलर हुआ करता था, तो वहां पर ये ऐसी हरकतें वो करता रहता था, तो लगा कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा फंडा होना चाहिए। तो ये वही इमरजेंसी है जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा यूज की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर बात करूं साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने कि संविधान को कैसे अमेंडमेंट करना है, तो आर्टिकल जो 368 निकल कर आता है ना, तो वो यहां पर साउथ अफ्रीका से ही निकल कर आता है। तो ये सिस्टम हम लोगों ने यहां से लिया, और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो भी हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से ही लिया है, यानी कि राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किससे लिया है? वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। अब यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से आगाह करना चाहूंगा। वो किस बारे में आगाह करना चाहूंगा? मैंने बोला राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, अगर राज्यसभा में इलेक्शन होना है तो साउथ अफ्रीका जाओ और इलेक्शन करवा के आओ, ऐसे याद रख लेना। पर लेकिन अगर बात करें नॉमिनेशन जो राज्यसभा में होता है, वो याद रखना वो आयरलैंड में होता है, और एक तरीके से नॉमिनेशन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी आयरलैंड में होते हैं, तो नॉमिनेशन भी आयरलैंड कर देंगे जैसे इलेक्शन होंगे वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। और राज्यसभा से, जो राज्यसभा के बारे में बात करें, जो ये साउथ अफ्रीका से क्या याद रखना है आप लोगों को? तो साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, वो साउथ अफ्रीका से है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार कंफ्यूजन आप लोग रहता है जापान के बारे में। जापान को याद रखेगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये जापान से लिया गया है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, पर इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एक तो कॉन्सेप्ट ये है और दूसरा है रूल ऑफ लॉ, तो दोनों में डिफरेंस लिखेगा। मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था पॉलिटी के अंदर, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया था जापान से, पर लेकिन रूल ऑफ लॉ लिया गया था यहां पर किससे? यूके से। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया पॉलिटी का, और ये पॉलिटी का चैप्टर तो अपनी जगह है, पर लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यार आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे संविधान में कहां पर क्या क्या चीजें हैं और किस किस से हम लोगों ने ये चीजें ली हैं। तो अगर आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होगा तो आप लोग एग्जाम में तो कंफर्टेबल फील करेंगे। इवन अगर बच्चा भी कोई आप लोगों से पूछ ले कि पापा ये चीजें पता है आप लोगों को, तो आप लोग आसानी से ये चीजें बता पाएंगे, पापा हो चाहे मम्मी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे बेसिकली नीट के बारे में। तो नीट के बारे में जब हम लोगों ने बात की एजुकेशन के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है? तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये फंडा है कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जैसे कि एजुकेशन, अगर सेंटर ने उसके ऊपर लॉ बना दिया कि हाँ इस तरीके से ये चीजें फॉलो करके चलेंगे, तो वही लॉ जो है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक तरीके से स्टेट को फिर यहां पर उसी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा जो सेंटर ने लॉ बना दिया। अगर सेंटर ने कोई लॉ नहीं बनाया उस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर,
तो स्टेट अपना लॉ बना सकते हैं। तो नीट हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर सेंटर के द्वारा एक पास किया गया। बेसिकली आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर ये लेकर है, जिसको नीट बोला गया। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो हुआ करता था उसको रिप्लेस कर अभी नीट बना दिया, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट है। तो इसमें किसी को एमबीबीएस बनना है या फिर यहाँ पर बीडीएस बनना है या फिर आयुष के थ्रू डॉक्टर बनना है तो उसको ये एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। पर लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य ने कई बार बोला कि यार देखो आप लोगों ने ये बना तो दिया है, पर लेकिन हमारी स्टेट के अंदर जो पढ़ाई होती है और सेंट्रल लेवल पर जो पढ़ाई चल रही है यहाँ पर सीबीएसई जैसे स्कूल्स के अंदर काफी डिफरेंस आ जाता है। इसके चलते हमारे जो स्टेट के लोकल बच्चे हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते, उनका कॉम्पिटिशन उतना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि हम अपने हिसाब से चीजों को लेकर चलेंगे और हम यहां पर 12th के मार्क्स के बेस पर यहां पर बेसिकली बच्चों को जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देंगे। इसके लिए इनके द्वारा अभी यहां पर एक लॉ लाया गया अमेंडमेंट करने के लिए। तो नीट का जो इशू है यहां पर ये बोला जाए कि फेडरल राइट है एजुकेशन के ऊपर। हमारे संविधान के अंदर बोला गया संघवाद के ढांचे के अंदर कि सेंटर को बेसिकली यूनियन बोला गया और स्टेट मिलकर काम करेंगे। तो सेंटर ने अगर कोई लॉ बना भी दिया है तो एजुकेशन तो कौन लिस्ट के अंदर है ना यहाँ पर, जो कि पहले स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करती थी। तो इसलिए अब स्टेट का भी हक है यहां पर, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो फेडरल राइट है उनके, वो तो अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं कि कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट करना है। वो कैंडिडेट जो कि स्टेट के अंदर जो डॉक्टर बनते हैं उसमें फिट हो सके तो ये अपने हिसाब से इसको डिसाइड करेगा। तो ये मुद्दा बेसिकली यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है कि नीट जो है बेसिकली एक तरीके से अलग पैटर्न में यहां पर नजर आएगा और तमिलनाडु का जो स्टैंड है उसको लेकर कई सारी बातें यहां पर हुई है। क्या तमिलनाडु का स्टैंड वैलिड है? तो इसके ऊपर बातें डिस्कस की जा रही है। इसको कंफ्यूज मत कर देना, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था द कोटा स्टोरी, ठीक है, यानी कि जो कोटा दिया जाता है यहां पर आज के डेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो इसके साथ में कंफ्यूज मत करना, उसको ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। और ये बेसिकली 1986 में यहां पर ये बोला गया था कि डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी इंसान को मिलनी चाहिए। मान लीजिए आप लोग आते हैं महाराष्ट्र से निकलकर, आप लोगों को एजुकेशन लेने के लिए जाना है गुजरात के अंदर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र वालों को गुजरात के अंदर में एजुकेशन में यहां पर बेसिकली ये गुजरात के लोगों को एजुकेशन मिलेगी यहां पर, नहीं महाराष्ट्र के नहीं मिलेगी। या फिर गुजरात के लोगों को जाना है मान लीजिए कहीं पर किसी दूसरे स्टेट में तमिलनाडु के अंदर एजुकेशन लेने, तो तमिलनाडु के साथ में अगर उनको एजुकेशन लेने तो ऐसा नहीं कि तमिलनाडु की कोई एजुकेशन मिलेगी। तो बोला यह गया कि यहां पर हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी को यहां पर अलग से सपोर्ट प्रोवाइड आप लोगों को कराना है। तो इसके चलते 15% और 50% जो बोला गया यहां पर बेसिकली अगर बोला जाए अंडर तो यूजी और पीजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में यहां पर जो गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल है तो उनके लिए सीट एलोकेशन की बात की गई यहां पर। और बोला यह गया 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 15% यहां पर और 7%, 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए यहां पर एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्वेशन। ये ऑल इंडिया कोटा यानी कि किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी अगर आप लोग हैं तो वहां पर ऑल इंडिया कोटा लगेगा। आप लोग किसी भी राज्य से आते हैं अगर एससी और एसटी कैटेगरी में है तो 15% और 7%, 7.5% आप लोगों को चाहिए देखने को मिलेगी। फिर आगे चलकर अब ओबीसी के लिए भी बोल दिया गया सेम बातें कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि राज्य सारी सीटें लेकर बैठ गया कि बाहर का बच्चा नहीं आएगा पढ़ने के लिए, नहीं। 27% रिजर्वेशन यहां पर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये ऐड कर दिया गया यहां पर ओबीसी के लिए भी, ठीक है। तो ये है बेसिकली एडमिशन के लिए कि ताकि मेरिट बेस्ड चीजें यहां पर एक तरीके से देखने को मिल सके कि वो किसी भी उसका क्यों ना उसको यहां पर चीजें मिले। पर लेकिन सारा सिस्टम किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है नीट के थ्रू। तो इसलिए नीट को बार बार यहां पर न्यूज में लाया जा रहा है और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो बेसिकली यहां पर नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो नीट जो अंडर ग्रेजुएट है यहां पर रिप्लेस कर चुकी है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जो कि पहले कंडक्ट कराया जाता था। तो इसीलिए आज के डेट में नेशनल जो यहां पर टेस्टिंग जो एजेंसी है ये सारे काम करा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर विनीत जोशी जो है इसके डायरेक्टर हैं और ये सारे एग्जाम इसके द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं आज के डेट में। तो इसी के ऊपर पूरा ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। एक छोटा सा आप लोग यहां पर याद रखिएगा, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि तमिलनाडु जो भी ये काम कर रहा है क्या ये सही कर रहा है, ठीक है। दूसरा मुद्दा यहां पर यह है कि क्या नीट जो है वो सही नहीं है, तो इसको दो तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर तमिलनाडु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तमिलनाडु ये बोलता है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो स्टेट लेवल के अंदर पढ़ते हैं उनका ये लेवल नहीं है वो सेंट्रल लेवल के साथ में बच्चों के साथ में कॉम्पीट कर सके। तो इसके चलते हम लोग जो नीट को अपना पार्ट बनाकर नहीं चलेंगे, उनके द्वारा ये बातें यहां पर बोलेगी, ठीक है। तो ये अगर मुद्दे की बात करें तो सही भी है। कई सारे स्टेट के अंदर एजुकेशन सिस्टम आप लोग को अलग देखने को मिलेगा और कई जगह आप लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो खासकर अगर बात करें सेंटर पे यहां पर ताकतवर जो एक तरीके से अच्छे लेवल की एजुकेशन देखने को मिलती है। तो इसके चलते स्टेट का जो एक कंसर्न है वो सही भी है। बाबा आदम के जमाने का पैटर्न फॉलो किया था कई सारे राज्य के द्वारा, जो बाबा दादा पढ़ा करते थे वही सिलेबस अभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्टेट के एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ऐसी चीज आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब सेंटर के लेवल पर आ जाते हैं तो सारा मॉडर्न पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। अपडेटेड एनसीईआरटीज की किताब आप लोग को यहां पर फॉलो करते हुए बच्चे नजर आएंगे तो उनका एक अलग पैटर्न रहता है। तो ये बातें बोली जाती हैं। पर लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है, मान लीजिए हम लोग अपनी कंट्री में डॉक्टर बना रहे हैं, ठीक है।
अब डॉक्टर बना रहे हैं यहाँ पर वो डॉक्टर जिसके हाथ में दूसरे की लाइफ होती है, अब उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कि यहाँ पर जैसे तैसे करके से मान लीजिए बिहार से निकल के आया, ठीक है, तो बिहार में हम लोगों ने देखा था चीटिंग का क्या लेवल है, उत्तर प्रदेश में कई बार ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, कई जगह ऐसी दिक्कतें निकल कर आती है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा ऐसा है कि बेकार पैटर्न फॉलो किया जाता है और ढंग से चीजों को पैटर्न में लाते नहीं, कोई भी एग्जाम हो ले वहां पर वो पेपर लीक होना ही होना है। अगर नकल चलाकर कोई बच्चा यहां पर अगर डॉक्टर बन जाता है, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप में कोई डॉक्टर निकल कर आ जाता है, तो फिर क्या इस तरीके के बच्चे के हाथ में दूसरे की लाइफ देना सही होगा? वो क्या किया जाएगा उसके लिए, अब आप लोग ये समझिए। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम डॉक्टर जो है वो जिसकी किसी की लाइफ उनके हाथ में होती है, तो एक क्वालिटी वाला डॉक्टर यहां पर होना चाहिए, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जो उस जॉब के लिए वैलिड हो, ना कि यहां पर यह देखा जाए कि उसका कैरियर उसका बाद में आता है, पहले किसी इंसान की लाइफ आ चुकी है। तो राइट टू लाइफ के अंदर अगर आप लोग जाएंगे आर्टिकल 21 के तहत, तो उनको एक अच्छी हेल्थ सर्विस भी यहां पर मिलनी चाहिए, तभी तो इंसान जिंदा रहेगा, वरना क्या मतलब रह गया उस चीज का। तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच आप लोग यहां पर लेकर चलनी है। तो इस दोनों तरीके से आप लोग आर्टिकल को देखना है, ना कि एक तरीके से देखना है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके, आइए अब जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने निकाल कर लाने वाला हूं, ये है बेसिकली क्वाड के बारे में। आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको कंपेयर किया जा रहा है क्वाड के साथ में, और मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को लिखने के लिए दिया था। एक क्वेश्चन जो मैं ना आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग जो भी क्वेश्चन है जो लिख रहे हैं वो जरूर लिखा कीजिए। जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, स्टडी लवर वीर के नाम से जो टेलीग्राम है, आप लोगों को यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में जाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पोस्ट कर देता हूँ आंसर राइटिंग ग्रुप। तो आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा, आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। सीधा सीधा आप लोगों को बेसिकली वहां पर चीजें मिल जाएंगी, जहां पर आप लोग आंसर लिखना है। तो नीचे सब बच्चे आंसर लिखते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि कितने सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखेगा, ठीक है। तो एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी करते रहना, और बाकी पीडीएफ और सारी चीजें मटेरियल तो आप लोग यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो दोनों को पार्ट बना लीजिए लाइफ का, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अभी मैं बात करता हूं यहाँ पर एक नया ग्रुप बनाया गया, ठीक है। इस नए ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जो नया ग्रुप है, इस नए ग्रुप को बोला गया बेसिकली AUKUS। AU से हो गया ऑस्ट्रेलिया, के बेसिकली AUKUS यहाँ पर इसका नाम है। ए से हो गया सॉरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। UK से हो गया यहाँ पर UK, ठीक है। और US से हो गया यहाँ पर USA, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेंगे UK और US से मिलकर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो नया ग्रुप यहां पर बनाया गया है, इस नए ग्रुप को बार बार कंपेयर किया जा रहा है क्वाड के साथ में। जबकि हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें तो ये इसको साफ साफ बोल दिया गया कि इसको इंडिया का जो क्वाड है उसके साथ में कंपेयर करके नया देखा जाए। क्वाड में 4 कंट्री आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। वो 4 कंट्री कौन कौन सी है? वो 4 कंट्री है इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड है इसमें आप लोग कंपेयर मत कीजिए। इसमें क्या है, जो नया ग्रुप बनाया गया है इसमें आप लोग को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और USA देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में UK आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं UK होगा। तो जो यहाँ पर ये AUKUS है, ये वाला ग्रुप आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग का ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जो AUKUS में 3 कंट्री है और क्वाड में 4 कंट्री है। अब बोला यह जा रहा है कि 2 मेंबर जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वाड के अंदर में, तो ये क्वाड के मेंबर के 2 मेंबर AUKUS में हो गए। तो कल को चलकर अगर ऑस्ट्रेलिया को कुछ यहाँ पर ताकतवर चीजें मिल रही है, जैसे इनके द्वारा बोला गया न्यूक्लियर सबमरीन हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देंगे, तो यानी कि जो पनडुब्बी होती है जो न्यूक्लियर ईंधन पे चलने वाली, वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे काफी ज्यादा फायदा ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिलेगा। तो क्वाड ग्रुप बोला जा रहा है और ताकतवर बन जाएगा। तो चाइना को जो टैकल करने वाला मुद्दा है ना, उसको ये और अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो ये बातें इनके द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो इंडिया बार बार यहां पर ये बोला है कि सही है यार, ये ग्रुप बन गया, एक अच्छी बात है, क्वाड को फायदा मिलेगा, क्वाड को हेल्प मिलेगी। पर लेकिन ये भी बोला गया कि ये रैंडम तरीके से निकाल कर लाया गया है यहां पर, तो इसको क्वाड के साथ में कंपेयर करके क्वाड का मेन फोकस ना देखिए, क्योंकि AUKUS जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस है, यानी कि सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं, खासकर किसके? ऑस्ट्रेलिया की। क्या ऑस्ट्रेलिया सिक्योर है और चाइना के प्रेशर में न है, ये इसलिए AUKUS यहां पर बनाया गया है। जबकि क्वाड ग्रुप जो है वो क्वाड आज के डेट में एक बड़ा स्पेयर यहां पर रख चुके हैं। वो सिक्योरिटी के बारे में बात करें, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, डिजीज के बारे में बात करें, कैसे कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है उसके बारे में बात करें। तो क्वाड के अंदर अगर AUKUS को रखोगे तो एक पार्ट बन जाएगा, ना कि यहां पर पूरा आप लोग क्वाड को AUKUS के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुद्दा यहां पर बोला गया है। तो यहां पर आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये बोला गया कि किस तरीके से यहां पर ये जो अपॉर्चुनिटी है और किस तरीके से चैलेंज है। जैसे कल क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को लिखने के दिया था, क्वाड एक अपॉर्चुनिटी या फिर चैलेंज। तो अगर अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोग बात करें तो क्या क्या बात बोल सकते हैं? अपॉर्चुनिटी तो यहां पर ये, अगर क्वाड के साथ में हम लोग मिलकर रहते हैं तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज हम लोग को मिल सकते हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ सकती है। इसी के साथ में एडवांस लेवल पर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर आसपास वाले रीजन में, तो अच्छा खासा एक दूसरे के साथ में रिलेशन बढ़ेंगे। तो कई सारे टैरिफ वगैरह कम
करेंगे तो एक दूसरे के साथ में ट्रेड में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कई सारे मुद्दों पर काम देखने को मिलेंगे। पर लेकिन चैलेंज क्या देखने को मिलेंगे, चैलेंज सीधा सीधा ये होता है, पड़ोसी देश हमारा चाइना है और चाइना के खिलाफ उसको तैयार किया जाए, तो कब तक हम लोग उसको साथ में टैकल कर पाएंगे। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, बॉर्डर के इशू और ज्यादा चाइना के साथ में आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे, टेररिज्म पाकिस्तान की साइड से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो एक अलग ही ग्रुप बना रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है ना, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं आज की डेट में, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इसके बारे में याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं कई बार चीजें पढ़ाते रहता हूं आप लोगों को, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब ये कि आप लोग दोनों वीडियो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारी चीजें जो है, मैं जब बोलता हूं पढ़ाया ये, तो इसका मतलब ये कि मैं दोनों वीडियो के बारे में बात करता हूं, जो शाम को 9 बजे आप लोगों की आती है वो वाली, और जो ये वाली, ठीक है। तो इसको आप लोग कंफ्यूजन के तरीके से आप लोगों को नहीं लेना, माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी यहां पर रखनी है बेसिकली। तो अभी यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान को एक ऐसे नए मेंबर के तौर पर यहां पर देखा जाएगा, तो टोटल मिलाकर 9 मेंबर अब यहां पर हो जाएंगे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। तो यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 21st मीटिंग हो रही है, यहां पर कहां पर हुई थी, अभी दुशानबे तजाकिस्तान के अंदर हुई थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कहां पर ईरान को ऐड किया जा रहा है, तो यहां पर बेसिकली ऐड किया जा रहा है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम संघाई है, पर लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट है, 2001 में इसको बनाया गया था। आज के में चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान, अब ईरान भी यहां पर इसका मेंबर बन चुका है। तो 9 मेंबर हैं। अब एक क्वेश्चन फिर आप लोगों से यहां पर पूछूंगा, ये रिवीजन का ही क्वेश्चन हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए थे, आप लोगों को ये बताना है कौन सा ईयर था वो। क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया कीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लोग जरूर करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी यहां पर इसके साथ में जब इसको कंपेयर करके देखना है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करके मत चलो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जब देखोगे तो अलग अलग चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है। अब ये रीजन क्या है यहां पर कि इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों को यहां पर शांति बनाकर चलने की बात की जा रही है, और इंडो पैसिफिक रीजन का जब शब्द यूज किया जाता है तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो भी कंट्री आती है उनके बारे में बात करते हैं, और टैकल करने की बेसिकली बात की जाती है चाइना को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया को क्या देने वाले हैं यहां पर बेसिकली यूके और यूएसए, तो बेसिकली यहां पर ये निकल कर आने वाली है सबमेरीन। बेसिकली क्या है यहां पर, ये न्यूक्लियर सबमेरीन रहेगी, यानी कि ईंधन जो है वो एक तरीके से न्यूक्लियर जो ईंधन होता है वो यूज किया जाएगा, जैसे यूरेनियम हो गया। फायदा क्या रहेगा, कोई पनडुब्बी अगर पानी के अंदर है मान लीजिए 10 साल तक, ठीक है, तो वो कब चल पाएगी 10 साल तक पानी के अंदर, वो तभी चल पाएगी अगर वो अपना ईंधन न्यूक्लियर ईंधन लेकर चल रही है। अगर वो डीजल पेट्रोल के ऊपर चल रही है तो वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन के अंदर बाहर निकल आएगी, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम। पर लेकिन 10 साल तो मैंने वैसे हाइपोथेटिकली बोल दिया, कई बार 5-5 6-6 7-7 महीने तक भी पानी के अंदर अगर रहना है तो न्यूक्लियर जो ईंधन है वही यहां पर ये प्रोवाइड करा सकता है आसानी से। तो इसलिए न्यूक्लियर सबमेरीन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में अरिहंत क्लास जो है ये न्यूक्लियर पावर सबमेरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आईएनएस चक्र आप लोगों को न्यूक्लियर पावर सबमेरीन देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्यूचर में जो यहाँ पर सबमेरीन आ रही है वो भी यहाँ पर न्यूक्लियर पावर सबमेरीन S5 जो है फ्यूचर, ये आप लोगों को न्यूक्लियर पावर सबमेरीन, यानी कि कई सारी कंट्री आज के डेट में जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये न्यूक्लियर पावर सबमेरीन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कोस्टल एरिया है अपने देश के, तो उनको यहाँ पर सिक्योर करने का काम करेगी। पानी के अंदर अंदर अगर ये पनडुब्बी रहेगी और कल को अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो पानी में से यहाँ पर बेसिकली इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, नीचे से मिसाइल निकल कर आएगी, इनको फोड़ देगी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो अपनी कोस्टल बाउंड्री की सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये हो जाता है। तो इसके चलते कई बार न्यूज में रहता है, जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स फोकस के ऊपर यहां पर बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर ये वाला मुद्दा बता दिया, ये प्रीलिम्स का ही न्यूज का बेसिकली पार्टिकल था, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, पोक्सो एक्ट, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दी, ठीक है। ये बेसिकली ये भी याद रखिएगा, एनसीपीसीआर किससे रिलेटेड है। बाकी अगर बात करें, अब यहां पर एक बच्चे के द्वारा मेरे से पूछा गया था कि सर इसके बारे में बता देना, हालांकि बता चुका हूं पर लेकिन क्वेश्चन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। संसद टीवी के बारे में याद रखिएगा। संसद टीवी हमारी कंट्री में जो बनाया गया है यहां पर, ये बेसिकली 2 टीवी को ऐड कर बनाया गया है, लोकसभा टीवी और इसी के साथ में राज्यसभा टीवी, इन दोनों को ऐड कर संसद टीवी बनाया गया है। तो संसद टीवी जो बनाया गया यहां पर, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन बनाए गए, तो रवि चोपड़ा बनाए गए। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। पर लेकिन एक और नाम आप लोगों को याद रखना है, प्रसार भारती के जो चेयरमैन फॉर्मर, जिनका नाम था यहां पर सूर्य प्रकाश की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी 2019 में। इनके द्वारा ये रिकमेंडेशन दी गई कि ऐसा कोई टीवी आप लोग बनाओ, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये आ रही है, जब मैंने आप लोगों से ये उस टाइम पर आर्टिकल भी डिस्कस किया था नवंबर 2019 में, मैंने आप लोगों से बेसिकली सजेशन मांगा था कि इसका नया नाम क्या होना चाहिए, कि संसद, अगर यहां पर लोकसभा टीवी को राज्यसभा टीवी को मर्ज करने की तो बात आ गई थी, पर लेकिन नाम क्या होना चाहिए ये किसी ने उस टाइम पर यहां पर नहीं बताया था बेसिकली, यानी कि गवर्नमेंट की साइड से नहीं आया था। तो मैंने जब आप लोगों से पूछा था तो कई सारे
बच्चों के द्वारा बोला गया था कि सर संसद के नाम पर नाम रख देना चाहिए तो ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा था उस टाइम पर, तो यहाँ पर आप लोगों के द्वारा भी ये सजेस्ट किया गया था उस टाइम पर, ठीक है। तो संसद टीवी फिर इसका नाम हो गया था। अब दो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी हो गए, तो ये कैसे काम करेंगे। अब जो भी प्रोग्राम सारे हिंदी में आएंगे वो लोकसभा टीवी पर चला करेंगे, और जो भी प्रोग्राम सारे इंग्लिश में आएंगे वो राज्यसभा टीवी पर चला करेंगे। तो ये डिवीजन यहाँ पर इनके द्वारा किया गया इसको लेकर, ठीक है। तो संसद टीवी जो है हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2021 में बेसिकली मार्च में इसको फॉर्मेशन किया गया और अभी लॉन्च किया गया था सितंबर के महीने में, यानी कि इसी महीने में इसको अभी रिसेंटली लॉन्च भी किया गया था। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये है आप लोगों के सामने, पर यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन इसके सीईओ बनाए गए हैं और कौन सी कमेटी थी। दोनों में कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में दोनों मिलेंगे जब क्वेश्चन होगा, क्योंकि उनको पता है आप लोगों के दिमाग के साथ में खेलना है। तो आप लोगों को सतर्क होना है यहां पर कि किस तरीके से इसको टैकल करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट मुद्दा निकल कर आ रहा है कि मोदी जो है वो यहां पर कई सारे जो कंपनी के चीफ है उनसे मिले, जैसे एडोब हो गया, क्वालकॉम हो गया, सीईओ इनके जो है इनसे मिले। यूएसए की विजिट पर है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब। तो वहां पर जब इनके द्वारा मिला जा रहा है तो अब ये है कि आगे चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो कई सारे मुद्दों पर और भी बातें की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जो मिलने वाले हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, तो अफगानिस्तान के मुद्दों को कैसे लेकर चलना है, टेररिज्म के मुद्दों को कैसे लेकर चलना है, तो ये तो हमारे पॉइंट रहेंगे। अब जो बाइडेन मिलेंगे तो अपने मुद्दे करेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर इंडिया को किस तरीके से टैकल करना है उनके बारे में ये बातें करेंगे। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। क्वाड को कैसे आगे लेकर चलना है इसके ऊपर भी काफी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे इशू निकल कर आएंगे जिनके बारे में बात की जाएगी। तो अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो यूएसए की विजिट पर है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर एक तरीके से पैनल का लुक लेना पड़ेगा यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे आप लोगों को इसको लेकर चलना है। जो पेगासस वायरस की जो न्यूज थी तो इसको एग्जामाइन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवी रमन साहब हैं उनके द्वारा इंडिकेट किया गया सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को देखेगा किस तरीके से इसको एग्जामाइन करने हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दों पर बात आकर अटक गई है। तो पहले मुद्दों की बात करेंगे, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये रिवीजन हो जाएगा। जिस किसी को पता है जिस किसी को नहीं पता है उसके लिए सब कुछ नया है। पेगासस जो है ये पर्टिकुलर एक वायरस है यहाँ पर, जो कि बेसिकली इजराइल के अंदर एक कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप के द्वारा यहाँ पर ये पेगासस वायरस बनाया गया। ये आप लोगों के फोन में किसी भी तरीके से एंट्री कर सकता है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे एक कॉल आएगी, कॉल रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कॉल आई है नहीं आई है। और पेगासस वायरस जो है वो आप लोगों के फोन में पहुंच जाएगा। ये क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है, आप लोग ईमेल, आप लोग बेसिकली फोन कॉल, कैलेंडर, हिस्ट्री, लोकेशन, सारी चीजें आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं। इवन अगर आप लोग कहीं पर बैठे हुए हैं आप लोग का माइक भी ऑन कर आप लोग की बातें सुन सकते हैं। आप लोग का कैमरा ऑन कर आप लोग की लोकेशन जो आसपास में जो चीजें दिखेंगी जो भी फोन से वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो इतना खतरनाक यहाँ पर ये पेगासस वायरस। तो इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर, ये चाइना की जो इजराइल की जो कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इसके द्वारा ये बोला गया कि ये वायरस हम लोग कभी भी किसी इंसान को नहीं बेचते, हमेशा हम लोग गवर्नमेंट को बेचते हैं, गवर्नमेंट को इसलिए ताकि टेररिस्ट पर वो कंट्रोल कर सके। तो किसी गवर्नमेंट को अगर ये मिल जा रहा है तो वो उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज करिए। तो माना यह गया कि हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज के डेट में उसके द्वारा इसको यूज किया गया बेसिकली लोगों को सर्विलेंस करने के लिए, खासकर जैसे कि सीबीआई के डायरेक्टर हो गए उनको सर्विलेंस किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिशियन हो गए, अपोजिशन के लीडर हो गए, इसरो के अंदर जो साइंटिस्ट हो गए, तो इनको सबको यहां पर बेसिकली टैकल करने की कोशिश की। दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट थे उनके नाम यहां पर आए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश करते थे, उनको यहां पर टैकल किया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी यहां पर सामने निकल कर आई कि कहीं ना कहीं जो इंसान की प्राइवेसी के अंदर जाकर घुस गए, तो बोला यह गया कि ये सही नहीं है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के पास में एंड्रॉइड है या फिर iOS का यानी कि एप्पल है या फिर नॉर्मल फोन, हर जगह आप लोगों को ये वायरस जो है वो एंट्री करता हुआ नजर आएगा। तो क्या हो गया यहां पर, अब आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, केस पुत्तास्वामी केस जिसको बोलते हैं। तो केस पुत्तास्वामी केस था कब का, ये था 2017 का। इस केस में ये बोला गया कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कहां पर बनाया गया, तो आर्टिकल 21 में बनाया गया है। राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू प्राइवेसी भी आ जाती है, तो आर्टिकल 21 में प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दी। तो इसका मतलब ये कि पेगासस वायरस जो है फंडामेंटल राइट का भी यहां पर हनन कर रहा है। तो ये भी मुद्दा एक यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से प्राइवेसी का भी मुद्दा निकलकर सामने आएगा। तो देखने वाली बात होगी कि मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी बात थी, इसके बारे में याद रखिएगा, ओके। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को सेंसस के बारे में सारी बातें बताई थी। अब आप लोगों को बताना है कि पहला सेंसस कब प्रस्तुत किया गया था, पहला पूरा प्रॉपर सेंसस, तो वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन थे उस टाइम पर गवर्नर जनरल ये बताएगा, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। यहां पर बात की जा रही है कास्ट सेंसस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इज डिफिकल्ट, सेंटर टेल्स स्टेट, यानी कि सेंटर ने स्टेट को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया। तो ये कास्ट सेंसस को लेकर काफी सारे मुद्दे चल रहे हैं। तो कास्ट सेंसस के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कास्ट के डेटा को जब इशू करने की बात आती है यहां पर, तो इशू ऑफ कास्ट डेटा कलेक्शन, तो ये क्या है। तो
तो हमारी कंट्री में अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा डिक्लेयर किया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो सेंसस में यहाँ पर तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था कि ये आसान काम नहीं होगा इसको बेसिकली इकट्ठा करना, क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोगों के नाम अलग अलग देखने को मिल जाते हैं और कास्ट में भी लोगों को डिफाइन नहीं रहता है कई बार कि कास्ट और गोत्र में क्या डिफरेंस है, तो आसान काम नहीं होता है यहाँ पर। तो इसलिए बोला गया था कि जैसे यादव का मैंने उदाहरण दिया था, तो यादव को यदु या फिर यदुवंशी बोला जाता है, तो कई सारी कास्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, समझ में नहीं आएगा कहां से निकाल कर लेकर आना है। तो क्या अब तक कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया गया? 2011 के सेंसस में यहां पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इकट्ठा किया गया था, पर लेकिन अब तक रिलीज नहीं किया गया उसको, यहां पर ये पर्टिकुलर डेटा। यहां पर अगर बात करेंगे बेसिकली जो इसके चलते एक कमेटी बनाई गई थी, जैसे कि यहां पर अरविंद पनगरिया, याद रखिएगा वाइस चेयरमैन यहां पर जो नीति आयोग के थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी कि कास्ट सेंसस को कैसे लेकर चलना है, इसको रिलीज करना है क्या। पहली बार ऐसा नहीं है हमारी कंट्री में कास्ट सेंसस देखने को मिला, याद रखना 1931 में भी हमारी कंट्री में कास्ट सेंसस बेसिकली आया था, तो आज की बात नहीं है, पहले भी कास्ट सेंसस ऑलरेडी आ चुका है, तो कंफ्यूज आना आप लोगों को इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है, सारी बातें बता दी। आगे बात करते हैं, यहां पर बोला गया कि यहां पर लगभग 19,000 के करीब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली रजिस्टर किए जा चुके हैं यहां पर सिंस जब से पॉलिसी लॉन्च की गई अगस्त 2020 से। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जब बात करते हैं तो एक स्कीम का नाम जरूर याद रखेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि बिजली से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले व्हीकल, यानी कि जो भी यहां पर है, तो इनमें सबसे ज्यादा ई रिक्शा को यहां पर काउंट किया गया है। तो फेम करके यहां पर स्कीम में याद रखेगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली क्या, इसको इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो फेम के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, और यहां पर जो व्हीकल होते हैं इसमें हाइब्रिड भी लिया गया है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखे तो उसके अंदर डीजल पेट्रोल से भी बेसिकली काम किया जा सके, ठीक है, तो यानी कि दोनों चीजों से काम किया जा सके। पता चला बैटरी डाउन हो गई तो इंसान कहीं खड़ा थोड़ी ना रहेगा, अगर गाड़ी में पेट्रोल या डीजल है उसको लेकर आगे चल सके, ठीक है, और जब यहां पर बैटरी फुल है तो फिर बैटरी से चलाओ। तो इस तरीके से एक पॉलिसी लाई गई थी हमारी कंट्री में और इसको नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान बोला गया, तो उसके तहत हमारी कंट्री में सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके लिए यहां पर फेम स्कीम के बारे में, तो इसके लिए अच्छा खासा बजट भी यहां पर दिया गया था, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली क्या बात की जा रही है, यहां पर गवर्नमेंट के जो टीचर होते हैं उनको कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो गवर्नमेंट भी वर्क यहां पर आप लोगों को करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली बात क्या की जा रही है कि एक टीचर आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहले घर से पर्सन क्या अपने घर का काम करेगा मॉर्निंग में, फिर वो स्कूल के लिए निकलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर पर्सन के बारे में 6:30 बजे, फिर वो स्कूल के काम देखते हैं, उसके बाद में आप लोगों को पता है सेंसस वगैरह ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर वो भी काम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि एक टीचर के ऊपर इतने काम आज के डेट में दे दिए गए हैं, एक प्रेशर में आ जाता है स्कूल का टीचर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 90% जो स्कूल के टीचर आज के डेट में कोविड-19 की ड्यूटी पर थे, स्टिल यहाँ पर टीचिंग भी उनकी चल रही थी ऑनलाइन, और वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर एक एनालिसिस से निकाला गया है कि टीचर को शक्तिमान क्यों माना जा रहा है यहां पर आज के डेट में, कि ये टीचर जो है उसका एक घर भी होगा, उसका परिवार भी होगा, उसकी फैमिली होगी, मां बाप बच्चे उसके होंगे, वो भी वो काम करेगा। वही टीचर जो है आज के डेट में यहां पर बेसिकली टीचिंग करेगा, स्कूल में पढ़ाएगा भी। वही टीचर जो है वो गवर्नमेंट के जो सेंसस वगैरह और ये सारी चीजें कोविड-19 के टाइम पर ये सारी ड्यूटी ये डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारी चीजें वही टीचर वो चीजें भी सारी देखेगा। कहीं पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर टीचर, आप लोगों को पता था हजारों टीचर्स की जान चली गई थी जब इलेक्शन की ड्यूटी में उनको लगाया कोविड-19 के चलते, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर डाल दी जाती है। जबकि एक टीचर को क्या होना चाहिए, एक टीचर को एक टीचिंग का काम करना चाहिए जो प्रॉपर वे में वो काम कर सके, पर वही काम न करके और सारे काम वो करता रहता है। तो इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काफी एक नेगेटिव इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर टीचर को इस तरीके से ओवरबर्डन किया जाएगा। और उसके चलते मैक्सिमम टीचर की जो सैलरी के ऊपर बात की जाती है, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा सैलरी जो है वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल पाती है कि घर को जो है इंसान ढंग से चला पाए। मैंने बताया था ना यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है वहां पर लाखों सैलरी मिलती है आराम से, कि यहाँ 10-10, 12-12 लाख तक जो टीचर को सैलरी मिल जाती है जो सही यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। पर लेकिन अगर उसी के साथ में चलेंगे, हमारी कंट्री में 900 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, जब बॉटम वाली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वही टीचर को यहाँ पर 30-30, 40-40 हजार सैलरी मिलती नजर आएंगी, जिसका घर भी चलना मुश्किल हो जाता है आज की डेट की महंगाई के हिसाब से, जहां पर पेट्रोल डीजल के प्राइस 100 रुपए पर पहुंचे हुए हैं, सिलेंडर के प्राइस हाई लेवल पर पहुंचे हुए हैं। तो इस तरीके से टीचर किस तरीके से अपनी माइंड को बैलेंस करेगा, अपने दिमाग को भी शांत रखना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सारी चीजें। तो टीचर को इस तरीके से आज के डेट में एक पहिया बना दिया गया है कि किधर को भी लुढ़का दो, तो टीचर एक ऐसी खतरनाक पोजीशन पर बैठा हुआ है। खासकर गवर्नमेंट टीचर की बात यहां पर कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, ये काफी ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है, ठीक है।
आगे बात करें, यहां पर एक नया सीरो सर्वे स्टार्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें सैंपल कलेक्शन किया जाएगा कि पास्ट में क्या क्या कंडीशन है। सीरो सर्वे का फायदा क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि आगे क्या अंदाजा लगा सकते हैं अभी पास्ट में जो चीजें हो रही हैं उसके बेस पर। तो एक तरीके से ये बेसिकली चेक करता है कि कैसी इम्यूनिटी रही है शरीर के अंदर लोगों की जिसको दवाई लग चुकी है, और आगे कैसे यहां पर आगे चीजों को लेकर चला जा सकता है। तो इस सीरो सर्विस के बारे में बात करते हैं। और सिक्स्थ अभी बात की जा रही है यहां पर कि यहां पर सिक्स्थ सीरो सर्वे जो है वो स्टार्ट होगा आज से, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। पीएम केयर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर केयर इज नॉट गवर्नमेंट फंड, सेंटर ये तो सुनकर मुझे हंसी आ गई। यानी कि जो पैसा आप लोगों ने डोनेट किया था प्राइम मिनिस्टर केयर के अंदर, ये बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट का फंड नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये जो है जो हाथ में पहुंचा है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर पर्सन प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बातें बोली गई दिल्ली हाईकोर्ट को, ठीक है। तो काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। रिक्वेस्ट की जा रही है कि यहां पर इसको आरटीआई के अंदर लाओ, तो आरटीआई के अंदर भी नहीं इसको लाया जा रहा, तो वो भी दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो कोई नहीं पूछेगा, पर यहां से क्वेश्चन आप लोगों के जरूर बन जाएगा। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर इसको बोला गया। ये 28 मार्च 2020 में लॉन्च किया गया ताकि कोविड-19 को टैकल किया जा सके। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर है, क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। 3 पर्टिकुलर मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसके अंदर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये 3 मिनिस्टर हैं यहां पर बेसिकली, और इसको माइक्रो डोनेशन की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि 10 रुपीज तक भी डोनेट की जा सकती है, इतना लो लेवल रखा गया, ताकि ऐसा नहीं कि हजारों ही रुपए डोनेट करने, तो 10-10 रुपए भी अगर कोई डोनेट करता तो भी अच्छा था, ताकि कोविड-19 के डिजास्टर को मैनेज किया जा सके। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और रिसर्च फंड यहां पर ये निकल कर आया, और इसके अंदर जिसने पैसा दे दिया उसको इनकम टैक्स जो है 1961 का जो एक्ट है उसके हिसाब से यहां पर उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा, इनके एग्जेम्पशन है यहां पर 80G फॉर्म के तहत। अगर बात करें यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का आता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई कंपनी भी अगर आगे आ रही है निकलकर और यहां पर वो फंड पे कर रही है, तो उसको भी यहां पर बेसिकली एग्जेम्प्ट किया जाएगा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, उसको भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNR अगर बोले तो एक ऐसा फंड ऑलरेडी था हमारी कंट्री में जो कि पहले क्रिएट किया गया था, और ये फर्स्ट फंड था देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो यहां पर ये काम करता था। अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर जब फ्लड आई यहां पर केरला के अंदर या दूसरे एरिया में, तो यहां पर इस फंड से पैसा यूज किया गया, तो ऑलरेडी था, पर लेकिन ये फंड जो है उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। आगे बात करते हैं, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है अर्जुन MK-1A टैंक के बारे में, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 7,523 करोड़ रुपए यहां पर दिए जाएंगे अभी यहां पर ऑर्डर अर्जुन टैंक के लिए, ठीक है। तो अर्जुन टैंक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। यहां पर अगर बात करें, हमारी कंट्री में DRDO के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 1972 में कि हम लोग कोई ऐसा टैंक वगैरह बनाए, तो कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट CVRDE सामने निकल कर आया, जिसके चलते हम अपनी कंट्री में इंडिजिनसली कुछ ऐसा बनाना चाहते थे। ऑब्जेक्टिव यही था कि स्टेट ऑफ आर्ट कुछ सुपीरियर फायर जो पावर हाई मोबिलिटी एक्सीलेंस प्रोटेक्शन का कोई ऐसा मुद्दा लेकर आए ताकि हम लोग ढंग से बना सके। तो अर्जुन टैंक यहां पर निकल कर आया, तो इसके चलते यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट शूटिंग कर सकता है किसी भी रेंज तक, किसी भी टैंक को यहां पर ये उड़ा सकता है। तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आया। बेसिकली बात करें फिन स्टेबलाइज आर्मर यहां पर यह है बेसिकली पैसिंग जो डिस्कार्डिंग सपोर्ट, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक एम्युनिशन एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया यहां पर जिसके तहत यहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में याद रखिएगा। कई टेक्निकल टर्म है, ऐसी ज्यादा नहीं कि आप लोगों को रटनी है सारी, पर हाँ ये जरूर याद रखना कि अपनी ही कंट्री का सिस्टम है, हम लोग इसको अपने से ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चाइना के द्वारा यहां पर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, चाइना के द्वारा अभी सेंड किए गए फाइटर जेट ताइवान वाले रीजन में। तो ताइवान वाला रीजन कई बार न्यूज में रहता है, इसके बारे में याद रखना। ताइवान को चाइना हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। तो यहां पर ये चाइना जो है अभी फिलहाल अभी आसपास वाले रीजन में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है और सबको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले टाइम में देखना है कि क्या क्या मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। तो चाइना कहां पर रुकेगा या फिर ये कोई नया वर्ल्ड वॉर का एक नया मुद्दा सामने निकल कर आएगा, तो देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पहली वीडियो के अंदर ये पूछे थे, इसके बारे में याद रखने हम लोगों ने पूछा था यहाँ पर बेसिकली कि सिंगल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहां से निकल कर आया। तो याद रखना ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निकल कर आया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर बात करें यहाँ पर जो ये बात करें यहाँ पर रिगार्डिंग द टेन्योर के बारे में, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आंसर आप लोग का वो है यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो रिजिग्नेशन जो है वहां पर ये कोई जज जो होगा यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ को नहीं देगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को रिजिग्नेशन देता है। बाकी 65 साल यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है। रिमूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट यहाँ पर बोले प्रॉपर होने पूरा इंपीचमेंट प्रोसीजर चलता है तो उस बेस पर रिमूव कर सकते हैं, और मिसकंडक्ट अगर करता है तो इस बेस पर इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। बेसिक है।
ये बोला गया कि अगर एक्सटेंड करना है जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की तो किसके हाथ में ये पावर है, तो ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी पार्लियामेंट के हाथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सेकंड पार्ट था यहाँ पर, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, डिटेल में काफी कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस कर दी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और डिसलाइक कर और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोगों को लगता है चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो इनको आप लोग दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जो खुशियां हैं वो बांटने से बढ़ती है, तो आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसको फायदा होगा, तो आप लोगों के साथ में अच्छे डिस्कशन वाले करने वाले लोग आप लोगों को मिलेंगे, तो काफी सारी चीजें फायदे में नजर आएंगी। तो यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करनी है। जब भी कोई वीडियो टर्मिनेट हो जाए तो समझ लेना नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।